नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक नई हलचल होने जा रही है। धीरे धीरे प्रदेश दर प्रदेश अपना विस्तार करने वाली आम आदमी पार्टी अब यूपी में अपनी जमीन पुख्ता करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी अब यूपी में अपनी पैठ बनाने के लिए तिरंगा शाखा के नाम से नई कार्य योजना शुरू करने जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं की तर्ज पर शाखाएं लगाने का फैसला किया है। हालांकि ये शाखाएं तिरंगा शाखाएं होंगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो नफरत की राजनीति करती है। इसके लिए हम प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी तिरंगा शाखाएं शुरू करने जा रही है। मीडिया से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति को प्रायोजित कर रही है, जिससे देश का संविधान कमजोर हो रहा है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो भारत अपनी पहचान खो देगा। इसे हर कीमत पर बचाना होगा। बीजेपी पर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की शाखाएं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं से उलट होंगी। तिरंगा शाखाओं में हर सभा से पहले तिरंगा लगाने के बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़कर लोगों को सुनाई जाएगी, ताकि वो विभाजनकारी शक्तियों से सतर्क रहे। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान जैसी महान हस्तियों पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि इस साल के अंत में प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी उस चुनाव को लड़ने का ऐलान भी कर चुकी है। इसलिए इन शाखाओं का लिटमस टेस्ट यूपी में होने वाले निकाय चुनाव होंगे। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ताकत दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सितंबर में तिरंगा यात्रा निकाली थी। तिरंगा यात्रा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यूपी प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में निकाली गई थी। वहीं पंजाब में बम्पर जीत के बाद लखनऊ में भी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसमें नफरत की, हिंसा की, बांटो और राज करो की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और इसके पीछे एक ही मकसद और एक ही कारण है, इस देश को कमजोर करना। आज महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई पर कोई बातचीत और चर्चा ना हो। बेरोजगारी के कारण हरियाणा का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान फांसी लगा के मर जाता है। बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो। स्कूलों की बदहाली, अस्पतालों की बदहाली खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। बिजली के संकट से पूरा उत्तर प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। इसलिए प्रायोजित तरीके से नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के फार्मूले पर, बांटो और राज करो के फार्मूले पर चल रही है। इससे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को जागरूक होकर, सावधान होकर अपने बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ना। और आम आदमी पार्टी ने ऐसा महसूस किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत माता के आन बान और शान की रक्षा के लिए और गर्व से जो तिरंगा हम लोग लहराते हैं, उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाओं का निर्माण करेगी। इन तिरंगा शाखाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। इन तिरंगा शाखाओं में भारत का तिरंगा लगाकर
गांवों में, शहरों में, कस्बों में, अपने पार्टी के दफ्तरों में हम लोग तिरंगे के आगे भारत का संविधान हर सभा के पहले पढ़ेंगे और जो सभा आयोजित होगी उसमें किसी न किसी महापुरुष के विषय में उस दिन चर्चा होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र दहड़ी, शहीद अशफाक। संघ ने अपने भगवे रंग को गुरु माना है और इसका वो सम्मान करते हैं। और संघ और संघ के अनुशासित संगठनों द्वारा जितने भी विद्या मंदिर स्कूल को संचालित किया जाता है उसमें तिरंगे को सम्मान के साथ फहराया जाता है। और आज भी एक सवाल ये उठता है कि जब हम क्रिश्चियन स्कूल की बात करते हैं तो क्रिश्चियन स्कूल में जब बच्चों को भेजा जाता है तो वहां पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को छुट्टियां रहती हैं। क्यों नहीं उस पर सवाल उठता है कि उस दिन तिरंगे को फहराया जाए और एक जो सम्मान की जो बात होती है हमारे देश के लिए, वो सम्मान सबके लिए होनी चाहिए। और भगवा रंग जो गुरु माना गया है संघ, वो इनके उगते सूर्य का प्रतीक है जिसको वो गुरु मानते, उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी भी तिरंगे का विरोध नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अपना ध्यान यूपी की तरफ केंद्रित किया है। वैसे तो अभी अभी यूपी में आम आदमी पार्टी ने बहुत जगह पर अपनी इलेक्शन लड़ी थी, असेंबली चुनाव लड़ी थी, लेकिन हम वहाँ अपनी जीत नहीं दर्ज करवा सके। अब पार्टी ने अपना आधार बढ़ाने के लिए फैसला किया है भी पूरे यूपी में अपनी शाखाएं खोली जाएं। ये शाखाएं तिरंगा शाखाएं होगी और अपना आधार बढ़ाने के लिए शाखाएं खोली जाएं। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सीके ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो जाएंगे। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राहुल आनंद जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, आम आदमी पार्टी अब नई कार्य योजना तैयार कर रही है। सर, तिरंगा, अब यहाँ पर तिरंगा शाखाएं लगाई जाएंगी उत्तर प्रदेश में। किस तरीके से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के इस फैसले को? क्या अभी से उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, या आरएसएस के खिलाफ एक बड़ा संघ या एक बड़ी शाखा स्थापित करने की कोशिश है? पल्लवी जी, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा जो रामधारी सिंह दिनकर की है, जो आज के परिवेश में काफी महत्व रखती है। वो पंक्ति ये है कि अंग देश का मुकुट कंठ के मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं, रखा कंड के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आम आदमी पार्टी के इस फैसले का स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के मार्ग का अनुसरण और आरएसएस संघ जैसे शाखाओं से अगर इनको कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है तो ये स्वागत योग्य है। अगर देश के अंदर की अगर हम बात करें तो निश्चय ही मैं उसके साथ खड़ा हूं। इस प्रकार की जो संगठन है वो बहुत सारे संगठन ने अपनी तैयारी की और बहुत सारे संगठन उभरे भी। अगर देश के अंदर लोग बढ़ते हैं तो हम उसका बढ़ावा भी दे करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीयता की जो बात करेगा वो हमारे देश के लिए सर्वोपरि है। लेकिन यहाँ एक मार्केबल बात यह है कि संघ के लोगों ने जिस प्रकार से अपनी ईंट एड़ी चोटी एक किया और एक पसीने सींच कर जो एक एक ईंट से जो सहज करा जो महल खड़ा किया, जिसमें उन्होंने अपनी हड्डियों को गलाया है, आप इसकी तुलना अगर आम आदमी पार्टी से करेंगे तो केजरीवाल जी के पास ऐसे व्यक्ति की संख्या कितनी है, पहला तो सवाल ये उठता है। दूसरा ये उठता है कि जो तत्परता के साथ जो बिना भेदभाव किए हुए देश निर्माण में योगदान दे रखा हो, उस प्रकार के लोग आज के परिवेश में आप पार्टी के साथ हैं या नहीं, ये एक सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है। तीसरा ये उठता है
कि जो महान पुरुषों की जो बात है, जो हम देश के अंदर हर वक्त चर्चा का एक विषय होता है, जिनको हम जीवनी को पढ़ते भी हैं और उनको हम अनुसरण करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमारे देश में ऐसी आत्माएं राज करेंगी जिनका सोच अच्छा होगा, जो देश के निर्माण में और देश का भला करेंगे। अभी उन्होंने अपनी शुरुआत की है, आगे आगे देखिए वो किस तरह से हमारे मार्ग का अनुसरण नहीं करके लोगों के बीच में उनकी जाते आप हैं। तिरंगा यात्राएं भी देखिए सर, जब उत्तर प्रदेश में चुनावों का माहौल था तब भी उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसके बाद पंजाब में बम्पर जीत के बाद लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पर अब उनकी नजर है कि 5 साल अब डटकर मेहनत करनी है, ताकि 5 साल के बाद अब वो तिरंगा ही लहरा लें वहां पर और इस तरह की यात्राएं करने का उन्हें बार बार मौका मिले। देखिए, तिरंगा लहराने की जहां तक सवाल है तो वो हमारे देश के अंदर हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी के तहत है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो तिरंगा लहराया जाता है वो हमारे देश के सम्मान में लहराया जाता है। और जो राष्ट्रीयता की जो बात मैंने की, और हर राजनीतिक पार्टियां अपने विस्तार को अन्य राज्यों में चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है, सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम्हें कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य या खोलो, अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भार। 5 साल की जो तैयारी है, जो भी राजनीतिक पार्टियों को करनी है वो करे, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन जो आपने देखा होगा राष्ट्रीय राजधानी की जो हाल हो रखी थी आपके शासन में, ये भी एक प्रतिष्ठा का सवाल उठा है। और जहां तक पंजाब की बात है तो बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कि वो किसके समर्थन में है और किसके यहाँ जाकर वो ठहरते हैं। तो जब प्रतिष्ठा पे सवाल उठता है, और जैसे कि कुमार विश्वास जी ने भी कहा था कि केजरीवाल जी के एक बयान, जो आपस की जो बात थी, जिसमें कुमार विश्वास जी ने एक बयान भी दिया था जिसके लिए पंजाब पुलिस भी उनके पीछे पड़ गई। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन आज के परिवेश में एक चीज जो बहुत ही स्वतंत्र है और बहुत ही सुंदर है वो ये है कि आज के परिवेश में जनता जागरूक हो चुकी है। आज जनता को पता है कि देश के हित में कौन सी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी और आपकी राष्ट्र निर्माण और व्यक्तिगत निर्माण के लिए कौन सी पार्टी आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले चल रही है। ये सोचने वाली बात है। सीके ठाकुर जी, आप लोगों को हमेशा से संघ से दिक्कत रही है सर, अब आम आदमी पार्टी अपनी शाखा बनाने जा रही है, इस हिसाब से आपको अब इस शाखा से भी परेशानी होगी? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान सभी धर्म और सभी अनुयायी के लोगों के लिए सब कुछ अपने अपने काम को कर सकते हैं। जिस ढंग से गुरुजी गोलवलकर साहब या फिर हेडगेवार साहब, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, या फिर जो भी रहे, दीनदयाल उपाध्याय साहब ने जो जिस आरएसएस की शुरुआत और परंपरा को लेते हुए आकर के राजनीति में परिवर्तित किए भारतीय जनता पार्टी। पहले तो फिर वो दिया छाप हुआ करता था उन लोग का, फिर भारतीय जनता पार्टी आया। तो इस ढंग से पूरे राष्ट्र में देखिए संघ जो है, आरएसएस अपनी शाखाओं से अपने लोगों को जोड़ करके एक जो हिंदूवादी विचारधारा है उसको ऑर्गेनाइज करके आज देश में अपना संगठन बना करके आगे बढ़े हैं। तो कांग्रेस का पार्टी अपना संगठन है, जो सेवा दल है, जो लोगों के बीच की सेवा भाव से जाता है, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आज सेवा दल काफी कमजोर है। और आम आदमी पार्टी जिनको भी सफलता मिली है पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में काफी आगे बढ़े हैं, तो उनको भी लगता है कि हम पूरे देश में एक नया शाखा चला करके उनको तिरंगा यात्रा नाम दिया, क्योंकि उनको लगा होगा कि शायद तिरंगे पे कहीं खतरा है, लोग तिरंगा को खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस यात्रा को चलाया। उनकी मर्जी, वो क्या करेंगे, हमें इससे कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस पार्टी तिरंगे को
खत्म करना चाहते हैं, इसका जवाब मैं राहुल आनंद जी से लूंगी, लेकिन ठाकुर जी मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ। आपने बड़ी ईमानदारी से ये बात कही सर कि कांग्रेस सेवा दल उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए था। बड़ी ईमानदारी से आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप यही बताइए कि आरएसएस की मजबूती के कारण आप क्या मान रहे हैं कि उसके सामने अन्य संगठन उतनी मजबूती से खड़े नहीं हो पाए और इतना बड़ा संघ या इतना बड़ा परिवार नहीं बना पाए जितना आरएसएस है? नहीं, इसका रीजन है कि देखिए वो एक धर्म पे आधारित है। आरएसएस में ऐसा नहीं है, कोई भी है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के लोग हैं, वहाँ हिंदू धर्म है। और सेवा दल में सभी धर्म के लोगों का है, जहाँ मानसिक मनभेद और मतभेद उत्पन्न होता है, ये एक बड़ा रीजन है। और जो हिंदुस्तान है कई धर्मों का देश है, सर्वधर्म सम्मान यहाँ किया जाता है, लेकिन हर धर्म के लोग आपस में एक दूसरे को काफी ऊपर से सम्मान तो करते हैं, लेकिन अंदर अंदर लगता है कि पता नहीं वो मुसलमान है, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो सिख है, वो ईसाई, इस टाइप का जो अंदर है, इस अंदरूनी भाव से मुझे लगता है कि जो सेवा दल है वो बहुत आगे फ्लोरिश नहीं कर पाया। पल्लवी जी। राहुल आनंद जी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जब प्रेस वार्ता करके जानकारी दे रहे थे अपनी इस तिरंगा शाखा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमें ये शाखा चालू करनी पड़ रही है बीजेपी की वजह से, क्योंकि उनका कहना है कि तिरंगे को आप खत्म करना चाहते हैं, संविधान को आप खत्म करना चाहते हैं, फूट डालो राज करो की नीति आप अपना रहे हैं, इसलिए अब आम आदमी पार्टी को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। अब इस शाखा के जरिए लोगों में सद्भावना और सौहार्द पैदा करेगी आम आदमी पार्टी। पल्लवी जी, बड़ा ही स्पष्ट आपके सवाल का उत्तर है कि इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। और जो आज भारतीय जनता पार्टी की बात अगर कर ले या संघ की बात कर ले, जो भी हमें जो एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, तो मैं बस इतना ही उनको बोलूंगा कि ये वही झंडा है और ये वही पार्टी है जब भारत माता की जय कहती है और जब जोश के साथ जब वो होश में आती है और जब राम जी की बात करती है, जब जय श्री राम के नारे हम लगाते हैं। ये दिन दूर नहीं है कि अब ये जय श्री राम भी कुछ दिन में कहना शुरू करेंगे, लेकिन भारत की संविधान को और संघ को जो बार बार ये केंद्र बिंदु में लेकर आना चाहते हैं, तो मैं इसमें एक चीज बड़ा स्पष्ट करा दूं कि कभी भी हमारे देश के लिए जो राष्ट्रीय गौरव की गाथा लिखता है और ये जो आज अपने आप को जो पाक साफ करने का प्रयास करते हैं, ये वही लोग हैं, ये वही गैंग के लोग हैं जिन्होंने कभी उरी अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले करने के बाद भी अपने भारतीय सेना से सबूत मांगा था। तो इन्होंने जो पीछे जो कर रखा है, आगे उस चीज को ये ढकने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने तो आपको प्रारंभिक चर्चा भी में इस बात को कहा था कि बहुत खुशी की बात है कि अगर कोई हमारे साथ साथ आगे बढ़ता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, और जहां तक देश के राष्ट्र के और झंडे का सम्मान है तो उसे हम झुकने नहीं देंगे। और ये बार बार जो ये हम पे आरोप लगाते हैं कि ये संविधान खतरे में है, झंडा के तहत ये फूट डालने की बात करते हैं, ये कौन सी फूट डालने की बात करते हैं? ये हमने तो राष्ट्रीयता और प्रेम की जो भावना जगाई है, जिसके वजह से आज सारे लोग एक हुए हैं। हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, और अब तो हमारा एक नारा सबका विश्वास भी जुड़ गया है। आप बताइए, जिस एकता के बारे में आप बोल रहे हैं राहुल जी, रामनवमी के जुलूस और हनुमान जयंती के जुलूस का प्रत्यक्ष प्रमाण है ये एकता, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि हमने तो लोगों को एक करने का काम किया है। किस तरीके से हो रहे हैं लोग एक? कहीं से एकता नजर तो आती नहीं है इस देश में। देखिए पल्लवी जी, ये जो आपने सवाल किया बहुत ही बेहतर सवाल है। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं बैठता हूं आपके चैनल के माध्यम से डिबेट में, सम्मानित जनता जब देखती है और सुनती है, तो मैं उनको यही समझाने की कोशिश करता हूं कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो कुछ ओछी मानसिकता वाले लोग हमें अलग करने का प्रयास करते हैं। जब भी हिंदू की जब भी यात्रा निकाली जाती है, जब भी शोभा यात्रा निकाली जाती है, या आप बंगाल की बात कर ले, या आप दिल्ली की बात कर ले, या अन्य जगहों की बात कर ले, जब उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील स्थानों पे कहीं कोई घटना नहीं घटती है और वहां शासन और प्रशासन का इतना डर रहता है
कि कोई चूक करने से भी डरता है। यहां तक कि जो योजना बनाने में संलिप्त थे उनको पुलिस पकड़ भी लेती है। मैं बस यही पूछना चाहता हूं कि जब इनके पार्टी जो लोग हमारे साथ चैनल में बैठे हैं, डिबेट में बैठे हैं, जब आम आदमी पार्टी के लोग इस योजना में जब संलिप्त रहते हैं और उनको जो विपक्ष एक ऐसा रोल निभाता है कि सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर बुलडोजर रोकवाने के लिए प्रयासरत रहता है, और ये विपक्ष राजस्थान में जाकर फ्लॉप कर जाता है, जहां 300 पुराने मंदिर को तोड़ दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, मंदिर से भगवान की मूर्ति उतार दी जाती है, उस समय इनको असहिष्णुता नहीं नजर आता है, वहां पे संविधान खतरे में नहीं दिखता, वहां कोई हिंदू की भावनाओं को आहत नजर नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ हमने सवाल उठाया और हमने घेरा, मीडिया के माध्यम से सत्ताधारी पक्ष को घेरने का काम किया। जितेंद्र जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने बचाने का प्रयास किया। ठीक है जी, इन्होंने बचाने का प्रयास किया। मैं बस यही कहता हूं कि जो हौसला अफजाई करते हैं, जब हौसला अफजाई विपक्ष के लोग करते हैं तभी उनको हिम्मत आती है। अगर एक हौसला अफजाई करने के बदले उनको दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए विपक्ष भी अगर बयान दे देता है तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन एक हो जाएंगे हम। और ये जो तिरंगा शाखा लगाने की बात है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जब ये संविधान पढ़ने की बात करते हैं तो ये भी उसका ध्यान रखें कि उस वक्त जब कोई अप्रिय घटना कहीं घटती है तो उसमें आप स्टैंड ऐसा रखिए कि आप सत्ताधारी पक्ष के साथ खड़े रहिए। इसकी भी स्वीकार्यता होनी चाहिए। जितेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी स्वागत है आपका ENB न्यूज़ पर। सर सबसे पहले तो आप अपनी इस तिरंगा शाखा के बारे में बताइए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। किस तरह की ये शाखा रहने वाली है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों लगनी है ये शाखा? पूरे देश में शुरू कीजिए ना आप। पल्लवी जी, ऐसा है, अभी इलेक्शन होकर हटे हैं। हमने 5 राज्यों में चोन लड़ी थी। पंजाब में हमें बहुत ज्यादा बहुमत मिला, हमारी सरकार बनी। यूपी में हमने पूरी सीटों पर चोन लड़ी, 403 सीटों पर चोन लड़ी, लेकिन हमें वोट परसेंटेज बहुत कम मिला, क्योंकि एक किस्म की वो बाइपोलर इलेक्शन हुई है। केवल कांग्रेस और दूसरी पार्टी सभी बीएसपी मार्जिनलाइज होगी वहां। बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वहां कंपटीशन था। अब हमारा यूपी को हमने केंद्रित किया है और राज्यों की तरह से हम हिमाचल प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, हम गुजरात में भी काम कर रहे हैं और स्टेट्स में भी काम कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल और गुजरात तो स्पेशली इसलिए मैंने बोला भी क्योंकि वहां इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां अपनी जोर आजमाइश हम करेंगे। लेकिन यूपी क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टेट है, यहाँ पिछले दिनों से नहीं, काफी लंबे अरसे से वहां बीजेपी राज कर रही है, दूसरी टर्म है उसकी। इस दूसरी टर्म और सारी उसकी हेटेड पॉलिटिक्स है, जबकि हम टू क्लींस दी पॉलिटिक्स है। हमारी जो नीति है वो झाड़ू, हम इसी जो गंदी राजनीति है इसको साफ करना चाहते हैं। हमारी ऐसी तो कोई मंशा नहीं हम सियासत करें, हम सियासत बदलना चाहते हैं। इसीलिए हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है, क्योंकि तिरंगे का हर जगह अपमान हो रहा है। एक फिरकू, पूरे भारत में एक फिरकू पॉलिटिक्स चल रही है, हेटेड पॉलिटिक्स है। तो हमारे तिरंगे का कभी भी सर झुकना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने बीजेपी में तो ये जो झाड़ू है जितेंद्र जी, मुझे लग रहा है आपके कुछ नेताओं पर भी चल जाएगी फिर तो, क्योंकि जब भी दिल्ली में दंगे हुए हाल फिलहाल में तो उसमें आपकी पार्टी का कोई ना कोई नेता, कार्यकर्ता, पार्षद शामिल रहा है सर। तो यानी कि आपकी पार्टी पर भी फिर ये झाड़ू चलनी चाहिए। पल्लवी जी, ऐसी कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली वाले दंगे तो बिल्कुल ये जो अब की बात हनुमान जयंती पर हुए हैं, ये तो बीजेपी की है, इसमें बीजेपी का रोल नजर आ रहा है। तो सर आपकी आम आदमी पार्टी की टोपी में नजर आ रहा था और आपके कार्यकर्ताओं के बीच में वो खड़ा हुआ था सर। मैंने पहले भी बताया था, वो आम आदमी पार्टी की टोपी पता नहीं उसने कैसे पहनी कैसे नहीं पहनी, वो बीजेपी का आदमी है। ये तो हमने उसकी कहाँ सिफारिश की है? हम तो बिल्कुल, अगर जो भी दोषी है जहांगीरपुरी वाला, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। हमारी पार्टी का उसमें एक भी रोल नहीं है। उसके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटोग्राफ पब्लिश हो चुकी है अखबारों में।
और दूसरी बात भी जहांगीरपुरी की ये जो दंगा हुआ है उसमें पीछे हाथ किसका था? ये तो क्लियर कट हो गया है ना किसका हाथ था। वो ऐसी बात अब उसके बाद वही उसी बस्ती के मुसलमान और हिंदू भाइयों ने मिलकर अपनी एक पीस रैली निकाली है। वो बाहर से लोग आए थे, बाहर से लोग भेजे गए। एक दिन में 3 बार रैलीज हुई, 3 बार यात्रा निकाली गई। 2 यात्राएं बिल्कुल शांतिपूर्वक थी। तीसरी यात्रा में वो कैसे नंगी तलवारें लेकर आ गए? उन्होंने क्या परमिशन ली थी? ये जो जहांगीरपुरी वाली और इससे पहले हनुमान रामनवमी वाली जितनी भी घटनाएं हुए हैं इसमें क्लियर कट बीजेपी का हाथ है, ये सभी जानते हैं। तो इन शाखाओं के जरिए बीजेपी पर अब झाड़ू फेरने की तैयारी कर रहे हैं आप सर? बिल्कुल कर रहे हैं जी, बीजेपी पर झाड़ू फिरेगा, जरूर फिरेगा। अभी तो हमारी कोशिश है, हम अपना यूपी को हमने ध्यान केंद्रित किया है यूपी में, और हमारी इच्छा रहेगी भी यूपी में एक बहुत बड़ा शेयर हमें आने वाले 2024 में मिले, इसीलिए हम काम कर रहे हैं वहाँ। आगे पल्लवी जी। ठीक है राहुल आनंद जी, लेकिन एक बात है जितेंद्र जी, आप ये मान रहे हैं कि ये शाखाएं सिर्फ राजनीति के लिए शुरू की जा रही है, क्योंकि आप बार बार चुनावों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप जो कह रहे थे कि हमें संविधान बचाना है, हमें सामाजिक सौहार्द पैदा करना है, उससे ज्यादा मंशा राजनीतिक लग रही है। राहुल आनंद जी। पल्लवी जी, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था एक बात कि जिस दिन विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ सही को सही और गलत को गलत कहने लगेगा, उस दिन जो तिरंगा फहराने की, जो तिरंगा शाखा लगाने की जो आपकी जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, और एक दूसरी की जो भारतीय जनता पार्टी को साइड करना है, हर राजनीतिक पार्टियों का ये रहता है एजेंडा। लेकिन आपने देखा कि भाई साहब ने बातें की, लेकिन अपने लोगों का इन्होंने बचाव कर लिया। अपने लोगों का इन्होंने बचाव इसलिए कर लिया क्योंकि इनको जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो एक विशेष समुदाय के लिए जो प्रेम की जो भावना है, वो कभी इनकी खत्म नहीं होगी। और बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के लोग ही दंगा कराते हैं, ये हर वक्त लोग कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बीजेपी का नाम ना आके आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आ जाता है। ये सोचने वाला और एक प्रशासन और एक प्रश्न उठाने वाला ये सवाल है कि आखिर ऐसा घटना घटता ही क्यों है। देखिए, तेजस्वी समान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशासित अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो ये जो मैंने पंक्ति बोली, मैंने ये पंक्ति इसलिए बताया कि जो करने वाला होगा वो सबके लिए करेगा। और ये जो आज राष्ट्र भावना की जो बात करते हैं, जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, उस समय ये कहाँ थे जब हमारी भारतीय सेना, मैं ये कहता हूं कि आप हमारा विरोध कीजिए, जनता के बीच में विपक्ष का भी एक अहम रोल होना चाहिए, लेकिन आप उस वक्त कहाँ रहते थे? अभी ये आए दिनों आपने ये जो मार्ग का अनुसरण किया है, भारतीय जनता पार्टी के मार्ग का जो अनुसरण किया, इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले आप सबूत बैंक के साथ ये भी खड़ा कर रहे थे कि आरएसएस अपने आप में इतनी देशभक्त शाखा बनती है तो तिरंगा क्यों नहीं लहराया जाता? तिरंगे को लेकर सर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं कि भगवा ही वहां पर क्यों फहराया जाता है। आपका जवाब लेंगे, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल आनंद जी, आप ही का जवाब लेंगे हम, उसके बाद सीके ठाकुर जी मैं आपका रुख करूंगी। बताइए आनंद साहब। देखिए, आपने जो सवाल किया तो उसका जवाब मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी कहीं भी आपके घर पे आकर कोई भी अगर जबरदस्ती कोई कार्य कर जाए या झंडा फहरा जाए तो आप उसको क्या राष्ट्रीयता की भाव से देखेंगे? पहला सवाल ये उठता है। दूसरा, मुझे 2 मिनट में समझ लीजिएगा, मैं इसको करता हूँ। जिस मंदिर में कृष्ण की भक्ति होती हो, उस मंदिर में राम की मूर्ति को आप स्थापित कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिनको नहीं पता है कि संघ के अंदर क्या क्या होता है, तो वो एक बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं निमंत्रण देता हूँ उन सारे लोगों को, क्योंकि आज संघ के कार्यालय हर शहर में है, जो भी नियर बाई हो, एक बार आकर जरूर वहां के परिवेश को देख लें कि वहां झंडा फहरता है या नहीं फहरता है। और संघ के द्वारा जितनी भी अनुशासित संगठन है, जिसमें शिक्षा मंदिर है खास करके,
उसकी अगर चर्चा करें तो वहां स्कूलों में हर वक्त झंडा फहराए जाते हैं और बच्चों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया जाता है। और यही नहीं, उनको ये भी बताया जाता है कि आज के परिवेश में आपको अपने विचार को कैसे प्रकट करना है। लेकिन ये सारे लोग उस वक्त खामोश होते हैं जब कोई अपने बच्चों को जब क्रिश्चियन स्कूल में भेजते हैं या अन्य बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, वहां पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को छुट्टियां दे दी जाती है, वहां झंडोत्तोलन का कार्यक्रम नहीं किया जाता है। उस वक्त कोई सवाल नहीं उठाता है। आप हम पे सवाल उठाइए, लेकिन आप जवाब जब मिले तो आप उसका अनुसरण करके एक बार आप जाकर जरूर देखिए कि वहां ये होता है या नहीं होता है। क्योंकि देश के निर्माण में और आजादी में भी संघ ने ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसकी वजह से आज उसका सम्मान बढ़ा है। और गांधी जी ने भी कहा था कि हम अपने जीवन में हर किसी को एक बार संघ में जाकर शिक्षा जरूर प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कुछ सोचा होगा तभी इस तरह की बातें कही होगी। जिस हम महान राष्ट्रपिता की बात करते हैं, जिस हम महान पुरुषों की बात करते हैं खास करके, और कभी भी हम जब चर्चा करते हैं तो हम उस विषय और जब हम किसी विशेष समुदाय की बात करते हैं, उनको जो बचाने के लिए जो राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं, उस समय भी मैं ये मुखर रहता हूं और मैं ये कहता हूं कि हमारे देश के निर्माण में उन अल्पसंख्यों में से भी किसी का योगदान था जिसने अग्नि जैसा मिसाइल दिया, जिसने टेनिस जैसा खिलाड़ी दिया, और यही नहीं, जिसने देश की आजादी में अपने बूंद बूंद तक के खून को बहा दिया। ये भी हमारी एक अच्छाई है। लेकिन जब समाज की बात करते हैं और जब एकता की बात करते हैं तो उस समय ये छत बिछत नजर आते हैं। इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। जो भी हमारे बड़े भाई आपके बैठे हैं, आपने देखा उनके बातों में केवल चुनाव की ही बातें हैं। लेकिन मैं जब भी कोई बातें कह रहा हूं तो मैं यहाँ पे देश की बात कर रहा हूं, और देश रहेगा तब हम रहेंगे, तब हम आपसे और अपनी बातों को विपक्ष में बैठकर या सत्ता में बैठकर चर्चाएं करेंगे। जी चलिए, सीके ठाकुर जी, ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में जो ये शाखाएं लगाने का ऐलान आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इस साल के अंत में प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी इन चुनावों को लड़ने का ऐलान कर चुकी है। सीके ठाकुर जी। जी पल्लवी जी, मैं थोड़ा राहुल जी की बातों का जवाब देना चाहता हूँ कि राहुल जी कह रहे थे कि आरएसएस के कार्यालय में आरएसएस का जहाँ शाखाएं लगती है उन जगहों पर ये आमंत्रित करें लोगों को, सभी को, आगे देखिए कि यहाँ क्या है, क्या परिकल्पना है। सबसे पहले तो जो उनका स्लोगन है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, और ये हिंदुस्तान है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र, वहाँ पे उनको नए राष्ट्र की परिकल्पना करना चाहिए था। उनको कहना चाहता जो बृहत्तर भारत जो अशोक के काल में था, इधर से श्रीलंका तक चले जाएंगे या यहाँ से ईरान तक चले जाइए, उस बृहत्तर भारत की परिकल्पना करनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यही तो डिफरेंसेस है। तो जब हिंदू राष्ट्र आएंगे तो परेशानी है लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर कहाँ मुसलमान को भगाना है, मुसलमान को क्या दर्जा देना है, क्रिश्चियन को क्या दर्जा देना है, सिख को क्या दर्जा देना है, मतलब ये राहुल जी वहीं पे विरोध है हर चीज का। तो इसलिए देखिए, सबसे पहले तो लोग जब पाषाण काल में जाएंगे तो आपको लोगों को पेट दिखा, पेट भरने के लिए लोग जो है पाषाण काल में औजार बनाए, पाषाण से औजार बनाए, औजार बना करके रोटी का जुगाड़ किया, रोटी फिर रोजगार में गया, उसके बाद सांस्कृतिक विकास हुआ। मतलब पहले पेट है, रोजगार है, फिर राम है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम राम करा करके लोगों को पेट से निवाला छीन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे किसी भी धर्म का लोग हो, आप देखेंगे कि आज जहाँ भी विवाद होता है राम मंदिर को लेकर के या हनुमान जयंती को लेकर के, ये करते लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं और चुनाव सीधे आ जाते हैं। आज देश की स्थिति खराब है, कोरोना काल से लेकर के पल्लवी जी 2021 में इस राष्ट्र को, भारत को 22 लाख करोड़ का घाटा लगा, और ये आरबीआई का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, और 2022 में यही घाटा 17 लाख करोड़ है, और फिर अभी जो 2023 का आंकड़ा दिया है कि यह आंकड़ा 16 लाख करोड़ का घाटा होने वाला है। तो इस चीज को हमको भरपाई करनी है। हमें आर्थिक चीज की, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ लोग धर्म को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी का क्या है, उनका मिशन है, वो चाहते हैं कि करे, ये अपना एक कैडर तैयार कर रहे हैं, करना चाहिए। हर धर्म जो यहाँ जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपना रोटी सेकने के लिए, अपना
कैडर तैयार करने के लिए नए नए चीज बुन रहे हैं, बुनना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ कोई गलत नहीं कर रहा है। कांग्रेस, हम लोग कांग्रेस पार्टी में है, हम लोग का जो सेवा दल है, हम लोग को भी चाहिए था उसको मजबूत करें। हम भी इसके लिए हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे पल्लवी जी। लेकिन सबसे पहले रोजगार देना है, लोगों को रोजगार चाहिए, भूख खत्म करना, रोजगार चाहिए, इसके लिए सोचना चाहिए। सिर्फ राम और रहीम और गुरु बहादुर करने से हम लोग को रोजगार नहीं मिलना है। हम लोग को सिर्फ और पेट और रोजगार के लिए जुगाड़ करने की जरूरत है पल्लवी जी। ठीक है जितेंद्र जी, आपको नहीं लगता सर कि आप जो शाखा लगाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, या आप लोगों की एक योजना होगी, आप लोग किसी भी मंशा से शाखाएं लगाने जा रहे हैं, उसकी जगह अब देश में रोजगार मेले लगने चाहिए सर। महिलाओं की सुरक्षा को हम किस तरीके से और मजबूत कर सकें, इसके लिए जन जागरूकता शुरू करनी चाहिए। और भी कई ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिन्हें खत्म करने के प्रयास राजनीतिक दलों को शुरू करने चाहिए। फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जितेंद्र सर, आप ही का रुख करेंगे, बताइए सर। मैं जानना चाह रही थी कि इस तिरंगा शाखा के जगह और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती थी जो लोगों के हित में होती, जो समाज हित में होती। पल्लवी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात से भी सहमत हूँ। हमारे देश की एक त्रासदी रही है, इसलिए ये जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इसने अभी तक बेरोजगारी के आंकड़े रिलीज नहीं किए। बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, बात होनी चाहिए भुखमरी की, बात होनी चाहिए हमारे जो नया संकट बिजली का आ रहा है, इसको कैसे इसका मुकाबला किया जाए। लेकिन ये मंजरवाली पॉलिटिक्स है जो बस यही देखने को मिल रहा है। एक दंगा इधर हो रहा है, दूसरा दंगा उधर हो रहा है, और इसमें अटैक्स ज्यादा माइनॉरिटीज पर हो रहे हैं, और ये बिल्कुल सोची समझी राजनीति है। देखिए, ये जो अभी पटियाला में भी हमारे ऐसे हो गया था, एक बात अपना कल परसों की बात है, तो उसमें भी एक ग्रुप को अकाली दल की शाह है, दूसरे को बीजेपी की शाह है। ये ऐसी हेटेड पॉलिटिक्स ये फैला रहे हैं। नई बात हमारी शाखाएं खोलने की। देखिए, हमारी जहाँ सरकार है, 2 जगह पर है, हम वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बेरोजगारी का मुकाबला किया जाए। दिल्ली में पिछली 3 टर्मों में केवल एक आपने सुना होगा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ हो, वरना पूरा दिल्ली कंट्रोल में है। नए रोजगार दिए जा रहे हैं, लोगों को मिनिमम वेज है जो 16,500 है, जो कि पहले 4500 थी। सिर्फ जहाँ जो भी कर सकती है, तो प्लीज ये पॉलिटिक्स, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स लाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। अब यूपी में भी हमारी राजनीति तो नहीं है, हमारी नीति है ये कि कैसे पॉलिटिक्स को क्लीन किया जाए, और उसके लिए जरूरी है आम आदमी पार्टी का बेस मजबूत हो, हमारा आधार स्ट्रॉन्ग हो। तो उसी के लिए हम तिरंगा शाखाएं खोल रहे हैं। ये तिरंगा शाखाएं, इसमें कोई धर्म की राजनीति नहीं होगी, कोई और नहीं होगी। इसमें यही हमारा कैसे हमारा दिल्ली में सरकार कर रही है, या आम आदमी पार्टी की नीति क्या है, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स कैसे लाई जा सकती है। देखिए, जरूरत बिल्कुल मैं मानता हूँ, इस समय बहुत ज्यादा जरूरत लोगों को रोजगार की है। रोजगार नया मिल नहीं रहा, और ये पहले मैं 2000 यही बीजेपी की गवर्नमेंट जब 2004 में थी, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे मुलाजमों की पेंशन को बंद करने के लिए। न्यू पेंशन स्कीम इन्होंने लाई थी। इनका एक भी काम बीजेपी का प्रो पीपल नहीं है। अगर प्रो पीपल होते तो ऐसी धर्म की राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत एक दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, इसकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड में। तो इसमें ऐसी पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। शांति वाली नीति होनी चाहिए। जैसे अभी बात हुई रोजगार की, रोजगार कैसे जनरेट किया, हमारी जीडीपी की जो इतनी डाउन जा रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। मैं तो पिछले ये जो 2 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे पहले जो थी वो तो उन्होंने 1 साल में 2 बार चेंज भी कर दी। कुछ समझ में नहीं आ रही है बीजेपी ये चाहती क्या है देश में। तो इसीलिए जरूरी बन रहा है कि हमारे जैसी पार्टियां जो प्रो पीपल पार्टी हैं, वो अपना आधार मजबूत करे, लोगों के अंदर एक संदेश, भाईचारे का संदेश लेकर जाएं, शांति का संदेश लेकर जाएं, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स का संदेश लेकर जाएं। इसीलिए हम अपना आधार मजबूत करने
करने के लिए तो ये भाईचारे का संदेश आपको ऐसी जगहों पर ले जाना चाहिए ना सर, जहां पर अभी इलेक्शंस हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी देश को गर्त में लेकर जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो हो गए चुनाव, निकाय चुनाव आप लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उसमें अगर आपने जीत भी हासिल कर ली तो सत्ता में तो आप नहीं है वहां पर। तो आप जाइए, गुजरात जाइए, हिमाचल जाइए, राजस्थान जाइए, यहाँ पर अभी इलेक्शंस हैं सर। मैडम हम वहाँ भी काम कर रहे हैं, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में काम हो रहा है हमारा, क्या वहां सभी पर तरफ हो रहा है, ऐसी शाखाएं बात नहीं लगाना है। शुरू करेंगे सर आप? शाखाएं अभी हमारा यूपी में पॉलिसी है, वहाँ हमारी हमारा जो अपना ब्रांचेस है वहाँ हिमाचल में और गुजरात में हमारा वॉलंटियर बहुत ज्यादा मजबूत है। जैसे पंजाब में हमारा वॉलंटियर मजबूत था, वैसे ही हिमाचल और गुजरात में भी हमारी मजबूती है। ऐसी बात नहीं है, हमें जरूरत अब दिल्ली यूपी में है, तो यूपी में बताए इलेक्शन आ रही है, उसके बाद 2024 भी तो नजदीक है, ऐसी बात नहीं है। चलिए राहुल आनंद जी, आनंद साहब आवाज मिल रही है आपको? राहुल जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं मिल रही, एक बार राहुल जी की दोबारा फोन लाइन पैच करवा लीजिए। तो जितेंद्र जी, कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये शाखाएं लगाई जा रही हैं सर। ऐसा है, अभी निकाय इलेक्शन भी आ रही हैं, लोकसभा इलेक्शन भी आ रही हैं, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, इस बार हमें केवल 0.38% वोट मिली है, हम इसको कम समझ रहे हैं। वैसे तो हमारी तसल्ली है पूरी, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमने अपना यूपी के हर गांव में, हर बूथ में हमने ये मैसेज दे दिया, झाड़ू वाला मैसेज, केजरीवाल की सोच क्या है, ये हमारा संदेश सारे यूपी में चला गया। अब इससे अगला स्टेप क्या है कि हम कैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो म्यूनिसिपैलिटीज की इलेक्शन आ रही हैं, पंचायत इलेक्शन आ रही हैं, उसमें कैसे अपनी एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं, और उसके बाद 2024 भी हमारा मकसद रहेगा। कोई ऐसी बात नहीं है, हम पूरी तैयारी में हैं और हमें पूरी आस भी है। सीके ठाकुर जी, आपको नहीं लगता सर कि आम आदमी पार्टी इस समय कांग्रेस से ज्यादा एक्टिव है? नई तरीके से वो अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी पुरानी नीतियों पर ही चल रही है। जी, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि अभी नए 4-5 साल से आए हैं, तो इन्होंने भी अपना प्रयास जारी रखा है और करना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी अपनी हर नीति को, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की स्थापना के बाद लगातार आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे और आज़ादी भी प्राप्त की, और आज़ादी के बाद कांग्रेस ने विकास भी किया। जिस विकास के मुद्दे पर आज लोग राजनीति कर रहे हैं, उसी कांग्रेस के विकास के रास्ते पर चल करके आज भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से देश में धर्मवाद और राजनीतिक जो कार्य कर रहे हैं, जो लोगों को धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं, उससे बचने के लिए कांग्रेस भी अपना उपाय लगा रहे हैं कि किस ढंग से सर्वधर्म के भाव से लोगों के बीच जाया जाए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सभी धर्मों का सम्मान करते हुए कैसे आगे बढ़े, सभी धर्म के लोगों का विकास हो। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी हम देख रहे हैं कि उसी रास्ते पे चल करके एक नए रास्ते अख्तियार करके एक अपनी नई जगह को तलाशते हुए कई राज्यों में अपना पैर पसार रहे हैं, और ये भी एक अच्छी पहल है, क्योंकि हो सकता है कि भारत की जनता के अंदर जो मैसेज दिया गया आरएसएस के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि कांग्रेस पार्टी केवल मुसलमानों के लिए काम करती है, ये बिल्कुल आरएसएस विश्वविद्यालय से जितने भी खबर आती है उसको कांग्रेस के प्रति उन्होंने घृणा भरने का काम किया है, तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। और आम आदमी पार्टी अपना प्रयास कर रही, सही बात है, लेकिन भारत की जनता को तब समझ में आएगी जब लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम किया, जब इनके अंदर से सब कुछ छिन जाएगा। जिस ढंग से मैं बार बार कहता हूं कि 1601 में जब अंग्रेज आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए और व्यापार करते करते पूरे देश को गुलाम बना लिया, उसी ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी का आज कैबिनेट में भी देख लीजिए, सिर्फ व्यवसायी वर्ग के लोग ही वहाँ मौजूद हैं।
और उनका सिर्फ मंशा है कि जितने भी पूंजीपति है इस पूंजीपतियों को आगे बढ़ा करके इस देश को गुलामी की ओर ले जाए। आज जितनी भी सरकारी तंत्र थी इसको बेच दिया गया प्राइवेट हाथों में, और जो राज्य की सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वो राज्य सरकार यदि उस राज्य में स्थित उस प्रॉपर्टी को, जो पीएचई को खरीदना चाहती है, तो वो सरकार कहती है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट लोग ही ले जाएंगे। ऐसा एक उदाहरण केरल में भी मिला देखने को। तो इस ढंग से हम फिर से इस देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, चाहे आर्थिक गुलामी हो या धर्म के रास्ते वो गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। तो इसी ढंग से यदि कांग्रेस के प्रति भारत की जनता को अविश्वास हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यह विश्वास जो है आम आदमी पार्टी की ओर जाएगा, तो इसका फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस भी सतत प्रयत्नशील है, वह भी रास्ता निकालने के चक्कर में है कि किस ढंग से इस देश के जनता को, इस देश के सभी धर्म के लोगों को एक सूत्र में पिरो करके, बांध करके देश को चलाया जाए। पल्लवी जी। राहुल आनंद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। बताइए सर, आरएसएस की काट के लिए बन रही है तिरंगा शाखा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सीके ठाकुर साहब जो बातों को कह रहे थे और जो आपके बड़े भाई हैं उन जो बातों को कह रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। आप पार्टी को चुनाव जीतना है, कांग्रेस को अपने आप के वजूद को खड़ा करना है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही लोगों का विकास करना है। मैंने अब तक जितनी बातें की उसमें मैंने विकास की बातें की, और जहां तक सवाल ये सीके ठाकुर साहब एक बात कह रहे थे कि पूंजीपतियों की ये पार्टी हो चुकी है, तो मैं इनको बता दूं कि हमारे देश के निर्माण में पूंजीपतियों का बहुत बड़ा योगदान है। 70 सालों में पूंजीपतियों को किसने स्ट्रॉन्ग किया? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनको लाइसेंस मिला? पहला सवाल। दूसरा ये कि ये पूंजीपतियों को कटघरे में जरूर खड़ा करते हैं, लेकिन ये उनको निमंत्रण देके अपने यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे यहाँ उद्योग लगाइए और हमारे यहाँ एक एहसान करके लोगों को रोजगार दीजिए। एक तरफ वो बैकडोर से उनके साथ हाथ मिलाते हैं, दूसरी तरफ मुखर रहते हैं। तो जो ये दो भावना है जिससे वो चलते हैं, पहले तो इनको सही करना चाहिए। दूसरी एक बात, जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि आपके पूर्व के जो रक्षा मंत्री थे उनको कांग्रेस के हाईकमान ने दिया था इसके ऊपर अनुशंसा करने के लिए कि आखिर ये क्यों हम लोगों ने चुनाव हारा। तो पता उन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या दिया था, ये आप भी जानते होंगे भली बात है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के प्रति प्रेम ही कांग्रेस की हार की वजह है। तो जब आपके कमेटी के लोग ही आपके खिलाफ रिपोर्ट देते हैं, और यही नहीं, संसद में खड़े होके पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि हम इस देश की संपत्ति पे सबसे पहले किसी का अधिकार है तो वो अल्पसंख्यकों का प्रथम अधिकार है। तो आप तो हर जगह अपने आप को प्रूफ करते हैं। हमने तो सबका साथ और सबके विकास की बात की। जब शाइना बानू जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी जी ने पलट दिया, तो वो किस चीज को बताता है? वो यही दर्शाता है कि जो महिलाओं को ट्रिपल तलाक की जो दुर्गति हो गई थी, उस अध्यादेश को पलटने के बाद उसका ही देन है कि आज सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस किस चीज की पार्टी हो चुकी है। अगर आपको छवि सुधारनी है तो आप जनता के बीच में आप आइए, आपको राजनीति में राज करने का मौका मिल सकता है, लेकिन राजनीति में बने रहने के लिए जिस राहुल गांधी जी को बार बार सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है और समझाया तक जाता है, वो राहुल गांधी जी जनता के बीच में कितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खड़े हो पाएंगे, ये प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरी बात, जहां तक आपकी बात है, तो आप कांग्रेस को ही आपसे समस्या होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सारी वोट आपको ट्रांसफर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी कोई भी प्रतिद्वंदी की ही तरह होता है और हम उनका सम्मान करते हैं, चाहे वो आप पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो। देखिए, अभी कांग्रेस के लिए ये जरूरी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोका जाए। अब उसके लिए चाहे आम आदमी पार्टी सामने आ जाए या फिर कोई बड़ा गठबंधन बन जाए, उससे अभी कांग्रेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी बीजेपी का विजय रथ रुकना जरूरी है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हेलो, बताइए राहुल जी, आप अपना जवाब। हाँ, मैं यही कहता हूँ कि धरा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। तो जो जब भी हम
हमारे प्रतिद्वंदी बढ़ेंगे उतने हम सशक्त और मजबूत होंगे और जनता के दिलों पे जो पार्टी राज कर रही है अभी वो भारतीय जनता पार्टी है। फिलहाल 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में यही कहना चाहूंगा। जितेंद्र जी, मुझे हाँ बताइए सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और एक बहुत बड़ी बात कह गए राहुल आनंद जी कि 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है, तो भूल जाइए कि किसी और को मौका मिलने वाला है बीजेपी के अलावा। मुझे ऑडियो उनकी क्लियर नहीं थी। एक तो ये खबर सुनाई पड़ा, वो विकास की बात कर रहे थे जो मानने वाली नहीं है। हमारे देश की सारी संपत्ति जो बहुत ही मुश्किल से हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर वाले अदारे थे वो अभी धीरे धीरे सभी बेच रहे हैं। रेलवे को बेच दिया, इवन डिफेंस में इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी है। और किसकी बात करेंगे, हेल है और LIC है, किसकी बात करें। दूसरी बात इन्फ्लेशन की बात कीजिए। अब इनकी हमारी बीजेपी की नीतियां ने इस समय आम आदमी का लक तोड़ दिया है। अब हर चीज, गैस सिलेंडर दिए गए थे लेकिन लोगों ने उन गैस सिलेंडर का किया क्या, उन्हीं के चूल्हे बना लिए, क्योंकि गैस इतनी महंगी हो गई है और लगातार गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लगातार पेट्रोल प्राइसेस रेज की जा रही हैं, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। आज एक साधारण आदमी नींबू तक नहीं खरीद सकता, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जिसमें नींबू की जरूरत पड़ती है लेकिन ले कोई नहीं सकता। ये हमारी बीजेपी पॉलिसीज हैं जो वो सारी एंटी पीपल पॉलिसीज हैं। इनको केवल पूंजीपतियों का विकास तो इन्होंने कर दिया लेकिन अब आम आदमी का विकास उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। आज आम आदमी बिल्कुल पीड़ित है, त्राई हो रही है पूरे देश में। अब बात इनकी ठीक है, 2024 में लोगों ने मैंडेट दे दिया इनको, इनकी अपनी एक पॉलिटिक्स जो हिंदू राजनीति है इनकी, वो लोग हमारे देश के वैसे भी मशहूर है, ऋषियों मुनियों का देश है, धर्म को मानते हैं। जब जहाँ जहाँ धर्म का नाम आ जाता है तो लोगों का थोड़ा सा झुकाव जो है वो बदल जाता है, तो यानी कि उसी आपकी तरफ चला तिरंगा जाता है। शाखाएं लोगों तक यही पहुंचाएंगी कि किस तरीके से बीजेपी की देश विरोधी नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं। आप अपनी शाखाओं के माध्यम से लोगों तक यही पहुंचाएंगे। सर जल्दी से जवाब चाहूंगी, आपका समय बहुत कम है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी जो तिरंगा शाखाएं खुल रही हैं यूपी में, पहले हमने एक शुरुआत की है। हम लोगों तक एक संदेश लेकर जाएंगे कि पूरे देश की व्यवस्था क्या बना रखी है बीजेपी ने और हम कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये संदेश भी ठीक है सर, देखने वाली बात रहेगी कि आप जिस मंशा के साथ इन शाखाओं का निर्माण करने जा रहे हैं वो मंशाएं आपकी पूरी हों। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, इतने महत्वपूर्ण मसले पर आप लोगों ने अपना समय हमें दिया। इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।